Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. सीए फाइनल आईडीटी का जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है, वन ऑलरेडी वीडियो बन चुका है. मॉक टेस्ट नंबर 2 हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. दिस वाज हेल्ड अराउंड 2 days बैक ऑन 11th of April. ठीक है. इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा. तो टेलीग्राम पे बहुत सारे जीएसटी के एमसीक्यूज भी हमारे कवर हो चुके हैं. बहुत सारे नहीं, एंटायर जीएसटी एमसीक्यूज हैव बीन कवर्ड. प्लस वहाँ पे अपडेट्स होती है डिस्कशन ग्रुप पे, तो इंश्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट. इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. एंड सेकेंडली, अगर जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल या फिर सब्सक्राइब नहीं किया, तो इंश्योर यू आर डूइंग दैट बिकॉज इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स एंड इट हेल्प्स यू टू स्टे अपडेटेड विद द चैनल. ठीक है. मैं इसके जो आज एमसीक्यूज देख रहा था, मैंने टेलीग्राम पे भी ये चीज पोस्ट करी थी कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से ऑलरेडी हमने कवर करी है. अभी नहीं, पहले ही हमारे एमसीक्यूज में कवर करी है हमने हमारे वीडियोस के अंदर. खासकर एक क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रीम क्या था, हमने एक लाइव लेक्चर फॉर लाइबिलिटी कंप्यूटेशन, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें कवर हुई थी. द इंटेंशन टू टेल यू दिस इज नॉट अबाउट बूस्टिंग. इट्स ऐसा नहीं कह रहा मैं ये किया मैंने वो किया. इट्स जस्ट इन अ मैनर कि यार जेन्युइनली अच्छा लग रहा है कि नाउ वॉट एवर वी आर कवरिंग, द वे वी आर कवरिंग, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. तो अगर आपका आईडीटी का, मेरे एक बार रिसोर्सेज जरूर चेक कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा फॉर दिस सब्जेक्ट. यू कैन इजीली टारगेट 70+. क्या होता है ना, कभी कभार आईडीटी की वजह से आपका ग्रुप का स्कोर भी बच सकता है. ओके, सो इट विल हेल्प यू टू क्रिएट दैट स्पाइक इन द स्कोर. ओके, तो इस वाले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. एमटीबी नंबर 2 को एमसीक्यू सारे कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. मैं बता दूंगा इसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या मुश्किल है, क्या गलतियां हो सकती है. ऑल द ट्रिकी पॉइंट्स आई विल कवर. ठीक है ना. चलो आ जाओ फटाफट से. तो सबसे पहले केस बेस्ड सिनेरियोज. इसके अंदर सर क्या कोई गलतियां है क्या? 2 गलतियां मुझे लगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. आपको लगता है कि नहीं सर इसमें ऐसा होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके बताना. पिछली बार भी हमने एमटीपी 1 में एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इन विच आई टोल्ड यू दैट आई डू नॉट एग्री विद द सॉल्यूशन. आईसीए ने वो पीडीएफ चेंज कर दिया था और उसको करेक्ट कर दिया था. इट वाज द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द रिजेक्शन ऑफ द रिफंड क्लेम एंड रीक्रेडिट ऑफ द लेजर. तो वो आप चेक करना, वो हो गया था करेक्ट. सो इसके अंदर भी आई विल डिस्कस. चलो आ जाओ. कैलकुलेटर रेडी रखना. क्या हो गया इसको? हाँ चलो आ जाओ. कैलकुलेटर रेडी रखना. केस बेस्ड में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. जब आप एमसीक्यू को रीड करोगे तो सबसे पहले सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखते जाना. आपको डिटेल में अभी एनालिसिस नहीं करना है बिकॉज क्वेश्चन एग्जैक्ट देखने के बाद वी अगेन हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर फैक्ट. आ जाओ. मिस्टर सम्राट, प्रोप्राइटर ऑफ कॉर्पोरेट लिंक एंटरप्राइजेस, इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ स्टेशनरी आइटम्स इन स्टेशनरी स्टोर लोकेटेड इन कोलकाता. ठीक है जी. द सेट स्टोर इज ऑन लीज फ्रॉम कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आरसीएम का प्रोविजन आ सकता है क्योंकि ये केएमसी है. देखते अगर ये रजिस्टर्ड है या नहीं है. ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर ऑफ दिस कॉर्पोरेट लिंक एंटरप्राइजेस वाज 14 लाख. अच्छा, तो ये हमारा लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, 20 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, 2040 की लिमिट को. देखेंगे अभी इसका और क्या बिजनेस है. मिस्टर सम्राट सप्लाइज गुड्स विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली बट परचेजेस स्टेशनरी आइटम्स मोस्टली फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई. तो बाहर से परचेस करता है, लेकिन इसका जो सेल है वो इंट्रा ही है. ओके, ही ओन्स अ डुप्लेक्स हाउस इन न्यू टाउन कोलकाता. He stays on the ground floor and has let out the first floor to an employee of IDICI Bank registered in Delhi for residential purposes. Rent is paid by IDICI Bank. रेंट कौन पे कर रहा है? बैंक पे कर रहा है. इसका मतलब रेसिपिएंट कौन है? बैंक है. बिकॉज द पर्सन लाइबल टू पे द कंसिडरेशन इज द रेसिपिएंट. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो रेंट वाला जीएसटी शॉर्ट डाला है रेंट का, प्लीज चेक कर लेना. ये सब चीजें उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है. जीएसटी शॉर्ट सारे चेक कर लेना. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 he applied for GST registration on voluntary basis on 2nd April and registration was granted with effect from 9th April. ठीक है, तो ये वॉलेंट्री बेसिस पे गया क्योंकि इसका टर्नओवर लिमिट से तो क्रॉस कर नहीं रहा है. ये एक्सक्लूसिव गुड्स में भी डील कर रहा है, ये विद इन द स्टेट भी है, तो ये 40 लाख के ऊपर भी नहीं है इसका टर्नओवर. तो ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 22. बट यहाँ पे उसने वॉलेंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लिया है. जब आप वॉलेंट्री बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेते हो, आपको स्पेशल आईटीसी दिमाग में आ जाना चाहिए सेक्शन नंबर 18 के हिसाब से. और वो सेक्शन नंबर 18 की कट ऑफ डेट क्या बनेगी? 2 अप्रैल के हिसाब से बनेगी या 9 अप्रैल? 9 अप्रैल से एक दिन पहले 8 अप्रैल. आगे देखो, डिटेल्स ऑफ स्टॉक पोजीशन दे दिया उन्होंने. स्टॉक पोजीशन ये एग्जिस्टिंग आईटीसी की बात कर रहा है. स्टॉक पोजीशन इज एज अंडर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. सेकंड का भी दिया है और 8 का भी दिया है. देखो, सेकंड का दिया है इसी दिन का. कम से कम अगर आईसीए को कंफ्यूज ही करना था तो 1 का दे देते. चलो कोई बात नहीं, हमें तो पता है कि हमें सर 8 अप्रैल का लेना है. कॉर्पोरेट स्टेशनरी परचेज बुक्स पीरियोडिकल. ठीक है, ये जो भी आइटम्स है ये इसने परचेस करे हुए हैं. स्टॉक पोजीशन है ये. ठीक है. Details of transaction during the current financial year. They have broken the period into 1st April to 8th April and 9th April to 31st March. तो ये वाला जो आपका पीरियड है ये प्री रजिस्ट्रेशन है और ये पोस्ट रजिस्ट्रेशन है.
ओके, क्योंकि 9 अप्रैल से मैं वॉलेंटरी बेसिस में आया हूं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बस आप देखते जाओ, फिर जो सवाल मुझे पूछेगा मुझे एक बार दोबारा उसको एनालाइज करना ही पड़ेगा। अब इन्होंने सारे आइटम्स एक साथ दे दिए, सेल लीगल फीस। ओके, सो दीज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्लस सेल्स बोथ इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड। Mr. Samrat went to Mumbai, Maharashtra for business meeting in Feb 25 and stayed in hotel Blue Pines for a week. Hotel charge 1 lakh for the stay. मुझे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है सवाल घूम फिर के ऐसी जगह पे एक ही चीज पूछता है कि भाई होटल स्टे के ऊपर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है। अगर मैं दूसरे स्टेट का हूं तो नहीं मिलता, क्योंकि जो होटल स्टे में जो आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बनता है वो बनता है इंट्रा। क्यों इंट्रा बनता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर उसी स्टेट में है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 के हिसाब से वो वही स्टेट बन जाता है, और मैं किसी और स्टेट का होता हूँ तो मुझे उसमें इंट्रा का आई डू नॉट गेट द क्रेडिट। अगेन कवर्ड इन अवर एमसीक्यूज ऑल्सो। चलो आओ, अब ये क्या पूछ रहा है अगला, ऑल द अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेरेवर एप्लीकेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखना कि मेरे इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अज्यूम देयर इज नो अदर इनवर्ड आउटवर्ड ट्रांजैक्शन। इंट्रा का जो रेट है वो है 6 और इंटर का है 12%। सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन विच द जीएसटी इज पेबल। अब देखो उन्होंने वर्ड कैसे यूज किया, टैक्स ऑन विच जीएसटी इज पेबल। तो भाई मुझे जीएसटी निकालना है या सप्लाई निकालना है? सप्लाई निकालना है, क्योंकि ये उन्होंने वर्ड थोड़ा सा गलत यूज किया है, बट यस आई विल फोकस ऑन दिस, ऑन विच जीएसटी इज पेबल। और जो अमाउंट्स है वो भी आपको दिख जाएंगे, ये सप्लाई के ही अमाउंट्स है, ठीक है, ये टैक्स के अमाउंट्स नहीं है। चलो अब मुझे क्या पूछा है, आउटवर्ड सप्लाई। तो मैंने जो सप्लाई करी है जिसके ऊपर जीएसटी इज पेबल बाय मिस्टर सम्राट, मतलब दे आर आस्किंग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो पूरे साल में मेरा आउटवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, तो यू हैव टू पे अटेंशन कि मेरा पूछ रहे हैं, ग्रॉस लायबिलिटी पूछ रहे हैं, आरसीएम पूछ रहे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू पे अटेंशन। चलो तो हम निकाल लेते हैं। इस पूरे साल में मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये वाला पीरियड को कंसिडर करूंगा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो मैं जीएसटी में ही नहीं था। तो जीएसटी में ही नहीं था तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लगना है वो इसके अंदर कैसे आएगा? आपको इस पे ध्यान देना है। एंड ओनली ऑन आउटवर्ड सप्लाई। सेल ऑफ ऑफिस इंफ्रा आइटम्स क्या आप इंक्लूड करोगे? बिल्कुल इंक्लूड करोगे, 84 ऐड करो। सेल ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आइटम्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अनरजिस्टर्ड को सेल करूं या रजिस्टर्ड को सेल करूं, मेरे लिए तो आउटवर्ड सप्लाई पार्ट ऑफ द ऑन विच आई हैव टू पे जीएसटी वो तो रहेगा ही ना। अगर मैं परचेस करता हूं अनरजिस्टर्ड से तो फिर मुझे उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, मतलब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में कंफ्यूज मत होना। जब मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे को इसके ऊपर भी जीएसटी पे करना है, ऐड करो 14। उसके बाद लीगल फीस, ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है, एनालाइज मत करो। परचेज इनवर्ड है, परचेज इनवर्ड है, परचेज इनवर्ड है, लीज रेंट पेड इनवर्ड है, इनवर्ड आउटवर्ड दिमाग लगाना है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पेड इनवर्ड है, इंटरेस्ट पेड इनवर्ड है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, अब ये मेरे लिए एक कमाई है लेकिन ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीआईसीआई बैंक। अब जरा रेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आओ रेंट के ऊपर ध्यान दो। याद करो एंट्री नंबर 12 एग्जेम्पशन के अंदर, व्हाट इज दिस, लेट्स रीड। He owns a duplex house, ठीक है। He stays on the ground floor and has let out the first floor to an employee of IDICI Bank registered in Delhi for residential purpose। अब सुनना मेरी बात, क्या ये रेसिडेंशियल फ्लैट है? क्या ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है? हाँ है। क्या ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए गया है? हाँ गया है, क्योंकि एक एम्प्लॉय रह रहा है। लेकिन गया किसको है? गया किसको है? अगर रेसिपिएंट यहाँ पे अनरजिस्टर्ड, हु इज द रेसिपिएंट? बैंक। इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, और रजिस्टर्ड हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन ये तो बैंक है, तो सर इसके अंदर द एग्जेम्पशन विल नॉट अप्लाई। तीसरी कंडीशन पिट गई है। सो नाउ बिकॉज द थर्ड कंडीशन इज नॉट कंप्लाइड, आपका टैक्स तो लग गया सर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सी चैप्टर नंबर 4 का एनालिसिस हो गया कि टैक्स लगेगा, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 2 एनालिसिस कि आरसीएम लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, क्योंकि हमें ध्यान देना है एफसीएम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द आरसीएम। चैप्टर नंबर 2 में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स आरसीएम के अंदर कब पे होता है? व्हेन द सप्लायर इज एनी पर्सन एंड द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन। हु इज रेसिपिएंट हियर? बैंक। इज इट रजिस्टर्ड? क्लियरली देखना पड़ेगा, अजम्पशन कुछ भी नहीं लेना है। देखो द बैंक इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, तो ये किसके अंदर कवर हो जाएगा? ये आपका आरसीएम के अंदर कवर हो जाएगा। एंड बिकॉज ये आरसीएम के अंदर कवर हो जाएगा, ये मेरी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा, इट विल नॉट बी अ पार्ट। तो बचे कौन हमारे? दो ही, 84 एंड 14, जो मेरा आंसर बन जाएगा 98। ये वाला बच्चे इंक्लूड करेंगे गलती से, प्लीज ध्यान रखना। इसमें मैं जीएसटी में नहीं हूं, तो ये आपका वो वाला सप्लाई नहीं बनेगा जिसके ऊपर जीएसटी लगना है। तो आपका आंसर आना चाहिए फर्स्ट का ए, दैट इज 98 lakhs। इसका देख लो 98 lakhs, ठीक है जी।
चलो आगे बढ़े, आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव? Mr. Samrat cannot opt to pay tax in financial year 25-26 under composition scheme. देखते हैं। Mr. Samrat is entitled to take ITC of the goods held on 1st April. Mr. Samrat shall be liable to pay GST under RCM in respect of purchases made by unregistered, ये भी नहीं। And Mr. Samrat is entitled to take ITC of inputs held in stock on 8th April. ये हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया था सेक्शन नंबर 18 के स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, एंड वो भी किसके ऊपर मिलेगा? ओनली और ओनली इनपुट्स, नॉट कैपिटल गुड्स, नॉट इनपुट सर्विसेज। तो क्लियरली यही करेक्ट है। ओके, ये वाली बात इसके अंदर कुछ आ नहीं रही है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम का प्राइमा फेसी अगर आप देखोगे तो सारी चीजें मीट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसका कोई टर्नओवर वगैरह भी 150 लाख के ऊपर या ऐसा नथिंग इज कमिंग आउट, एंड दिस इज क्लियरली बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्लियरली बीइंग टेस्टेड इन द क्वेश्चन कि सर 9 अप्रैल से एक दिन पहले का मेरा डेट, आई विल गेट द आईटीसी। तो सेकंड का आपका आंसर बनना चाहिए डी, सेकंड का आंसर आपका बनना चाहिए डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच मिस्टर सम्राट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब अब ये बात कर रहे हैं इनवर्ट सप्लाईज की, और उस इनवर्ट सप्लाईज पे जो आरसीएम लग रहा है उसका क्या अमाउंट रहेगा। पहले देखो क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट द जीएसटी। चलो आ जाओ, अब मेरा ध्यान सिर्फ इनवर्ट सप्लाईज पे। ये सेल है, ये नहीं आएगा, ये आउटवर्ड है। लीगल फीस पेड टू एन एडवोकेट इन कोलकाता। अब एडवोकेट के रिस्पेक्ट में यू हैव टू सी वेदर दिस इज अ बिग बिजनेस एंटिटी और अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी। सर ये बिग और स्मॉल मतलब प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ऊपर है या नहीं है, और इसका तो 14 लाख से इट इज नॉट क्रॉसिंग इट्स थ्रेशोल्ड। यस, तो फिर यहाँ पे लीगल एडवोकेट वाले के ऊपर द एग्जेम्पशन विल अप्लाई, एंड हेंस व्हेन एग्जेम्पशन विल अप्लाई आरसीएम एफसीएम क्वेश्चन स्टैंड्स इनवैलिड। चलो आगे आओ। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, इसमें कोई आरसीएम नहीं है। फर्नीचर पे कोई आरसीएम नहीं है, स्टेशनरी आइटम्स पे कोई आरसीएम नहीं है। 1.2 यस, इसके ऊपर आरसीएम लगेगा। लीज रेंट ऑफ द स्टेशनरी स्टोर पेड टू द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जब सरकार आपको रेंटिंग ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी देती है, एंड अगर आप रजिस्टर्ड हो, बढ़िया छोटी बिजनेस एंटिटी नहीं, अगर आप स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड हो तो फिर आपका आरसीएम के अंदर लग जाता है। तो पहला अमाउंट आएगा आपका 1,20,000 जो कि अंडर आरसीएम जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू गति ट्रांसपोर्टर्स अ जीटीए हु हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे इटसेल्फ। अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में नहीं गया, एंड अगर वो जीटीए है, इन जनरल द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट, बट इन केस ऑफ जीटीए इट इज एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आपका अमाउंट चला जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कौन सा वाला? 1.5 लाख वाला। क्यों? क्योंकि सर आरसीएम कब लगता है? व्हेन यू आर अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट मतलब यू आर रजिस्टर्ड, वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की लिस्ट अगेन कवर्ड इन आवर जीएसटी शॉर्ट ऑन जीटीए। आपको लगेगा सर बार बार क्यों बोल रहे हैं, मुझे बस अंदर से लग रहा है कि बस तुम देख लो, ऐसा ना हो कि सर चैनल पे है कुछ और पेपर में आ रहा है और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत बुरा लगेगा मुझे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। सो जब वो रजिस्टर्ड है तब वो आरसीएम के अंदर कवर होगा। इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, तो एंड इफ इट इज नॉट अ कंपनी, फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाती है। समझे? तो ये वाला अमाउंट नहीं लेना है आपको, 1,50,000 आपको ऐड करना पड़ेगा, ये आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद और तो कुछ इसके अंदर आ नहीं रहा है, ये वाले का भी कुछ नहीं आएगा। तो 2,70,000 आपका आंसर आना चाहिए, थर्ड का डी आना चाहिए, थर्ड का आपका आना चाहिए डी। ठीक है, थर्ड का डी। सो दिस इज ऑल्सो डन। ओके, चलो फिर आगे आओ। Which of the following inward supply is not subject to payment of tax under RCM? Shop rent paid under KMC is covered under RCM. उन्होंने पूछा है not। क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, जल्दबाजी में गलती नहीं चाहिए। लीगल फी पेड टू एन एडवोकेट इज एग्जेम्प्ट। जो एग्जेम्प्ट है वो आरसीएम के अंदर नहीं है, जो एग्जेम्प्ट है वो आरसीएम के अंदर नहीं है, तो एक तो आंसर आएगा 2। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब अनरजिस्टर्ड से अगर मैं कुछ खरीदता हूं तो वो मुझे कुछ टैक्स तो लगाने नहीं वाला है। यस, तो ऑब्वियसली वो भी आरसीएम के अंदर नहीं जाएगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो तो यस उस पर आरसीएम लगा था, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा था, तो आंसर आना चाहिए 2 और 3, 2 और 3। तो इसका बनना चाहिए सी, इसका बनना चाहिए सी, 2 एंड 3। आरसीएम में नहीं, मतलब द रीजन ऑफ नॉट कमिंग इनटू आरसीएम कैन बी एनीथिंग। मे बी वहां पे टैक्स ही नहीं लग रहा है, मे बी वहां पे एग्जेम्पशन है, कुछ भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। यस, चलो आईटीसी ऑन होटल, ये हम बहुत बारी कर चुके हैं, बहुत सारे सवालों में कर चुके हैं, एमसीक्यूज में कर चुके हैं, और ये हॉट्स में भी हम उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी पिक किया था दैट इसमें आईटीसी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मैं हूं कोलकाता का और ये ट्रांजैक्शन है महाराष्ट्र की इंट्रा होटल की, तो यहाँ इसका आईटीसी मुझे नहीं दिया जाता। तो आंसर 5th का बनेगा आपका डी, 5th का बनेगा आपका डी। ठीक है, दिस इज डन। कैन आई मूव टू नेक्स्ट? आ जाओ फटाफट से। Mr. Anshul registered under GST is a practicing chartered accountant supplying services in the field of audit and assurance. अपनी बिरादरी का आदमी है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। His earnings during the
current financial year are as follows. Income from audit and assurance is 1 crore 86 lakh. Income from acting as examiner from ICI and ICSI not on their rules in the month of June is 2,50,000. मैं आपको इसका छोटा सा एनालिसिस फटाफट से बता देता हूँ. ICI, ICSI क्या हमारे एग्जामिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? बिल्कुल है. इनका करिकुलम रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ है, बल्कि इनका खुद का एक्ट्स के अंदर ही ये सब काम होता है. ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये? नॉट ऑन देयर रूल्स. नॉट ऑन देयर रूल्स मतलब अगर ये रोल पे होते तो शेड्यूल नंबर 3 लग जाता. शेड्यूल नंबर 3 में पैराग्राफ नंबर 1 में ये सप्लाई नहीं बनती, तो यहाँ पे हम एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे कि सप्लाई तो बन रही थी लेकिन ये एग्जाम सप्लाई में चली जाएगी. ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है वो कभी भी एग्जाम सप्लाई नहीं मानी जाएगी. तो ये सप्लाई तो बनी बट ये एग्जाम सप्लाई के अंदर कवर कर ली जाएगी. तो 2,50,000. अब सर ये एग्जाम क्यों आप बोल रहे हो? दिस इज एन इनवर्ड सप्लाई फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. बाय और टू हमेशा ध्यान रखना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज दे रहा है वो 2 एग्जाम होती है, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एंड एंट्रेंस एग्जाम. एंड जो सर्विसेज ले रहा है मतलब इफ समवन इज गिविंग सर्विसेज टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसमें से एक जो सर्विस होती है विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, चाहे आप एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दो, चाहे आप इन्विजिलेटर बन जाओ, चाहे एग्जामिनर बन जाओ, चाहे पेपर सेटिंग की सर्विस दो, वो सारी एग्जाम्प्ट होती है फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ये रिकॉग्नाइज बाय लॉ, इंडियन लॉ वाले स्कूल्स एज वेल एज द वोकेशनल ट्रेनिंग. तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा. यस, ये आपका एग्जाम्प्ट हो गया. फर्दर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिस्टर अंशुल परचेज 10 कंप्यूटर्स एट अ प्राइस ऑफ 25,000 ईच फॉर हिज ऑफिस एज न्यू स्टाफ हैज बीन रिक्रूटेड बाय HR टीम एंड हैड अवेल्ड एंड यूटिलाइज द ITC. तो उसने ये ITC लिया, बेसिकली ही परचेज द कंप्यूटर्स जिसके ऊपर उसने ITC लिया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. On 31st of October, out of these 10, he donated 2 computers to a blind school within the state. Open market value of each of these computers on 31st October is 10,000. थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है. शेड्यूल नंबर 1 क्या इसके अंदर लगेगा? बिल्कुल लगेगा. पैराग्राफ नंबर 1 में आपने इसका परमानेंट डिस्पोजल कर दिया है जिसका ITC लिया था, जो कि गलत है, तो ये सप्लाई बन जाएगा, ये डीम सप्लाई बन जाएगा. विदाउट कंसिडरेशन भी दिस विल बी कंसिडर्ड. दिस डोनेशन इज विदाउट कंसिडरेशन, सो स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई. अब ये सप्लाई बन गया. ओके, अब सर इसका ओपन मार्केट वैल्यू आपको पिक करना पड़ेगा. यस, सो विदाउट कंसिडरेशन अगर आप कोई भी चीज देते हो तो आपके वैल्यूएशन रूल्स के किन हो जाएंगे, और स्टेप नंबर 1 में रूल 27 में यू विल पिक द ओपन मार्केट वैल्यू. अब बस यहाँ पे एक वर्ड में गलती नहीं करनी, ईच लिखा है, तो आपको ये 20,000 लेना है. कई बच्चे जल्दबाजी में 10,000 लेंगे और सिली मिस्टेक करेंगे, वो नहीं करनी है. चलो आगे आओ फिर. Mr. Anshul belatedly filed GSTR 3B for the month of December by 5 days. Net tax liability was 180, gross was 2 lakh. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो यू पे द इंटरेस्ट एट 18% ऑन नेट टैक्स लाइबिलिटी. बट इफ यू फाइल द रिटर्न टाइमली एंड यू स्किप टू डिक्लेयर वन ऑफ द सप्लाईज, आपने एक ट्रांजेक्शन को डिक्लेयर करना रह गया, वहां पे नेट लाइबिलिटी पे नहीं, वहां पे जो टैक्स है उसी के ऊपर आपको पे करना है. ठीक है, रिटर्न लेट फाइल करना और रिटर्न टाइम पे फाइल करके उसके अंदर एक सप्लाई को ना डिक्लेयर करना, दीज आर 2 सेपरेट इश्यूज. आई होप यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट. नहीं है तो कमेंट करना, मैं वहां पे दोबारा आपको बता दूंगा. ओके, तो इस पे 18% का नॉर्मल सा इंटरेस्ट आपका लग जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, इंटू 5/365. एक बार चेक करना कहीं 366 तो नहीं बोला है ना? ठीक है, नहीं बोला है. और इंटू क्या हो जाएगा आपका 18%. तो यहाँ पे तो और कोई डाउट आपका आएगा नहीं. ठीक है जी, चलो. ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव. ओके, ओपनिंग बैलेंस ITC का नील है मंथली रिटर्न में. ठीक, अब सीधा आ जाओ. Assuming that current financial year is 23-24, Mr. Anshul is required to maintain and retain the books of accounts under the GST law up to what? Section number 36, 72 months from the due date of annual return. Due date क्या बनेगी? 31st December 24, उसके आगे 25, 26, 27, 28, 29, 30. तो 31st December 2030 आपका आंसर बनना चाहिए 6th का B. 6th का B. आगे आओ. एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. एग्रीगेट टर्नओवर में दबादब सब कुछ ले लो, कोई आपको देखना ही नहीं आगे पीछे. 1 करोड़ 86 लाख लो, ले लिया. उसके बाद 2,50,000 एग्जाम सप्लाई है. क्या इज इट अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर? बिल्कुल है, बिल्कुल है. अगेन कवर्ड इन द GST शॉर्ट्स. तो इसके अंदर ऐड करो 2,50,000 को. उसके बाद रेंटल इनकम है प्रॉपर्टी से, क्या ये पार्ट बनेगा? हाँ, ये भी पार्ट बनेगा. ये अभी हमने एनालाइज नहीं किया कुछ, बट ठीक है, ये भी बनेगा प्रॉपर 13,90,000. उसके बाद ये जो सप्लाई बनी, क्या ये बनेगा? ये भी बनेगा. 20,000 ऐड करो, आपका आंसर बनना चाहिए 2 करोड़ 2,60,000. 2 करोड़ 2,60,000. लास्ट वाला देखो है इसके अंदर 2 करोड़ 2,60,000. कॉन्फिडेंटली आपको आपका आंसर दिख जाए तो टिक करो और आगे बढ़ो. एक क्वेश्चन को बार बार रीचेक मत करना. 7th का आपका डी बनना चाहिए. आ जाओ, 7th का डी बन गया है.
द टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ मिस्टर अंशुल फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस ये मेरे पास टोटल आ चुकी है और उससे मुझे टैक्सेबल पे जाना है, तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? एग्जेम्प्ट। तो एक बार देख लेते हैं एग्जेम्प्ट वाला कौन कौन सा है। एक तो 2,50,000 एग्जेम्प्ट है, माइनस करो 2,50,000 इसमें से, ठीक है, ये तो आपका टैक्स हो जाएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट हमेशा टैक्स होता है, ठीक है, और ऊपर से मैं तो क्लियरली रजिस्टर्ड हूं। कमर्शियल रेंट आपका सिर्फ एक जगह एग्जेम्प्ट होता है, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड में। तो मैं तो सर रजिस्टर्ड हूं, तो यहाँ पे आपका टैक्स लग जाएगा 13,90,000 के ऊपर, दैट हैज 90,000 दैट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस एक ही चीज तो माइनस करी मैंने, तो ये आएगा आपका 200,10,000 200,10,008 का ए आना चाहिए, 8 का ए आ जाएगा, ठीक है जी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर जीएसटी। अब देखो सप्लाई पूछा है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट ये नहीं पूछ रहे कि टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है, सप्लाई पूछा है। सर्विस प्रोवाइडेड एन एग्जामिनर, क्या ये सप्लाई है? बिल्कुल है। एग्जेम्प्ट सप्लाई ये तो बात की बात है, सप्लाई के आगे आप एक एडजेक्टिव लगा रहे हो, लेकिन सप्लाई तो है ना। रेंटल इनकम सप्लाई है, बिल्कुल है। डोनेशन ऑफ कंप्यूटर टू ब्लाइंड स्कूल विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पैराग्राफ नंबर 1 में सप्लाई बन गई थी। यस, शेड्यूल नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 1 में ये सप्लाई बन गई थी, ठीक है। तो आपका आंसर आना चाहिए 1, 2 एंड 3 तीनों ही, 9th का डी आना चाहिए, 9th का डी आना चाहिए। आगे आओ, which of the following statement is correct with respect to the interest liability for the month of December, consider the year to be 365। ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर वो 366 लिख देते तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा बदल जाता। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। एक बार 1,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 18%, 444 रुपीज आना चाहिए। इंटरेस्ट लाइबिलिटी 444, ही कैन पे द सेम ईदर फ्रॉम आईटीसी और कैश। इंटरेस्ट का अमाउंट है, आईटीसी सिर्फ टैक्स के लिए यूज होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट कैश से पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट लाइबिलिटीज 444, ही कैन नॉट यूटिलाइज द आईटीसी, ही नीड्स टू पे द इंटरेस्ट इन कैश। बस ये आपका क्लियर कट आंसर है 10th का बी। आगे नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि आगे वैसे भी अमाउंट्स तो बदल ही रहे, तो बी आपका आंसर आएगा 10th का बी, 10th का बी, ठीक है। शायद ये 493 उन्होंने कैसे लिया होगा, ग्रॉस लायबिलिटी पे लिया होगा, ताकि कुछ बच्चे अगर ग्रॉस लायबिलिटी के हिसाब से गलती करे तो उनका भी आंसर उनको लगे कि मैच हो रहा है, बट एक्चुअल में गलत हो जाएगा। चलो जी अगले पे आते हैं। शिवम ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन जयपुर, राजस्थान। द फर्म हैज ऑब्टेन्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एट इट्स हेड ऑफिस इन जयपुर एंड इज अ मंथली रिटर्न फाइलर। Further, the firm having its depot for storage of goods in other districts in Rajasthan, depots are added as additional place of business in GST registration obtained at head office. Following details are provided for the month of July. What is the implication of the other depots being added as additional place of business? मतलब वो कह रहे हैं उस स्टेट के अंदर बाकी के ऑफिसेस के लिए मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उसको मैंने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल दिया, तो यहाँ पे कहीं पे भी डिस्टिंक्ट पर्सन 25(4) वगैरह नहीं लगना आपका। यस, चलो। Shivam trader received goods worth 5 lakh for which GST is payable on the reverse charge basis. The goods were received on 25th of July. Supplier issued an invoice dated 24th of July. Payment was debited on 30th of July and due to absence of accountant, the transaction was recorded in the books of accounts on 1st August. क्या मैं इसका एक बार फटाफट से टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लूं? मैं इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लूं। गुड्स का केस है तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा, आरसीएम का केस है तो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 लगेगा। उसके अंदर आपको 3 डेट्स देखनी होती है। एक आपके गुड्स की रिसीट की डेट जो कि आपका है 25th ऑफ जुलाई, ठीक है, 25th ऑफ जुलाई। एक आएगी आपकी 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस, तो सप्लायर का इनवॉइस 24 जुलाई को आया है, तो इसके आगे जो भी आपके 31st डे बनेगा, मतलब जुलाई अगस्त में जाएगी डेट। और पेमेंट में आपको देखना है विच एवर इज अर्लियर। इंटरनली पेमेंट में आपको 2 डेट कंपेयर करनी है, बुक्स का डेबिट मतलब बुक्स की एंट्री पेमेंट की, या फिर एक्चुअल डेबिट। तो पेमेंट डेबिट हुई है 30th जुलाई को, लेकिन बुक्स में एंट्री चढ़ी है 1 को, तो मैं 30th जुलाई लूंगा, 30th जुलाई। तो इसमें अर्लीस्ट डेट कौन सी आएगी? जून, जुलाई, अगस्त, तो ये मेरी जुलाई वाली डेट आनी चाहिए 25th, तो ये मेरा जुलाई में टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स हो जाएगा। यस, क्योंकि वो मेरे से जुलाई का पूछ रहे हैं ना डेटा, तो जुलाई का आना चाहिए। चलो, इसी में एक्चुअली एक आईसीआई के साथ मेरा वेरिएशन आ रहा है आंसर का, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके ऊपर अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको लग रहा है कि नहीं सर क्यों इसमें जुलाई नहीं आना चाहिए, तो मुझे बताना, क्योंकि इसमें तो 13/3 आपका 12/3 लगेगा गुड्स का आरसीएम। ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई शिवम ट्रेडर्स इशूड वाउचर वर्थ 2 लाख रुपीज टू इट्स कस्टमर्स विच आर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट आइडेंटिफाइबल गुड्स। अगर आइडेंटिफाइबल गुड्स है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब फिक्स हो जाता है सबसेक्शन 4 में? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और ये इशू कब हो रहे हैं? ये हमारे जुलाई में ही हो रहे हैं। तो इसमें जो आपका 2 लाख का अमाउंट आएगा, जो 2 लाख पे जीएसटी आएगा, वो जुलाई मंथ में आ जाएगा। ऑल्सो सर्टन कस्टमर्स वर इशूड वाउचर वर्थ ₹5 लाख इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये अगस्त में है, ठीक है। देखते हैं अभी सवाल क्या पूछ रहे हैं।
Mr. Ajay, a partner in the firm, booked a hotel in Udaipur, Rajasthan for wedding of his daughter. Advance of 5 lakh for booking the hotel was paid by way of online payment from the current account of Shivam Traders in July. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है देख लो। एक पार्टनर के बेटे की शादी है, तो बेटी की शादी के लिए एडवांस दिया होटल को राजस्थान में 5 लाख रुपीस का। 28% का जीएसटी होटल ने चार्ज किया। यहाँ पे कोई ईसीओ वीसीओ कुछ नहीं है, नॉर्मल है। ओके, ऑन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस एंड इशूड अ रिसीट वाउचर। तो एडवांस पेमेंट हुई है, लेकिन वो पेमेंट जो हुई है वो हमारे खाते से हुई है, ठीक है ना। एडवांस फॉर बुकिंग दिस ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम द करंट अकाउंट ऑफ शिवम ट्रेडर्स। तो कंपनी, ये जो शिवम ट्रेडर्स पार्टनरशिप फर्म है, इसके अकाउंट से गई है, लेकिन है ये पार्टनर का खर्चा, ठीक है, बेटी की शादी है। Shivam Traders made a supply of goods worth 25 lakh during the month of July. Out of the aforesaid supply, goods worth 5 lakh were not liable to GST. However, the Shivam Traders inadvertently charged GST on such goods and collected the same from customer. अगर GST पे मतलब सप्लाई पे GST नहीं लगना था, लेकिन आपने चार्ज किया, स्टिल इट्स योर ड्यूटी टू पे। तो आपको इसके ऊपर जो लाइबिलिटी लेनी है वो 25 लाख के ऊपर लेनी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीज इज नील, ठीक है, बाकी सारे कंडीशंस कंप्लाइड है, जीएसटी 18% का है। कंप्यूट द नेट जीएसटी लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब इसके अंदर देखो 4 ही तो ट्रांजैक्शन है। पहले ये वाला ट्रांजैक्शन ले लो, क्या ये आरसीएम वाली लाइबिलिटी उसका कैश में पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल, आरसीएम की लाइबिलिटी आपको जुलाई में पे करनी पड़ेगी। तो इसका अमाउंट आएगा 5 लाख इंटू 18%, ठीक है, 5 लाख इंटू 18% 90,000 ऐड करो। उसके अंदर नेक्स्ट वाले में 2 लाख के ऊपर आएगा। 5 लाख तो है, ये अगस्त में इशू हुआ है, यस, क्योंकि उन्होंने मेरे से जुलाई मंथ में पूछा है। So always pay attention on which tax period we are being asked about. Always pay attention whether outward inward क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है नेट जीएसटी लाइबिलिटी, आईटीसी का इंपैक्ट लेके नेट जीएसटी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आपका आरसीएम भी आएगा और आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी आएगा। तो वाउचर्स के रिस्पेक्ट में आपका 2 लाख का अमाउंट अभी आ जाएगा। 2 लाख इंटू 18% एम प्लस में डाल दो, 36,000, ठीक है। बैलेंस वाला मैंने इग्नोर किया क्योंकि वो अगस्त में हुआ है। उसके बाद क्या है, मिस्टर अजय, अब सुनना मेरी बात, क्या इसके अंदर कहीं पे भी होटल को कोई आईटीसी वगैरह मिलने वाला है क्या? सेम स्टेट में है लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो पेमेंट किया है वो एक पर्सनल पर्पस के लिए किया है, अजय के लिए। तो इसका जो एक्चुअल में रेसिपिएंट होने वाला है, लायबल टू पे द कंसिडरेशन, वो अजय होने वाला है। ऊपर से ये शादी का खर्चा उनके बेटी का, ये कोई बिजनेस एक्सपेंस थोड़ी ना है, ये कोई बिजनेस रिलेटेड मैं कोई अमाउंट थोड़ी ना पे कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई आईटीसी आपका नहीं आने वाला। और एक है हमारा 25 लाख, जिसमें से 5 लाख के ऊपर तो सप्लाई जीएसटी लगना ही नहीं था, बट बिकॉज आई हैव चार्ज आई हैव टू पे, तो मैं यहाँ पे 25 लाख के ऊपर 18% जो है वो पे करूंगा। यस, 25 लाख का 18%, 4,50,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सारा टोटल मिला के आएगा, ओहो ये क्या हो गया, एमआरसी खराब हो गया, कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ। 5 लाख का 18% लो, उसके बाद 2 लाख का 18% लो, और आपका इस वाले का 25 लाख का 18% लो। दिस योर टोटल शुड गो टू 5,76,000। तो इसमें जो मेरा आंसर आ रहा है वो 576 आ रहा है। आपको अगर कोई इशू लग रहा है कि सर इस वाले पार्ट में ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बन सकता है, तो आप मुझे जरूर बताना। हर पेपर में 1 या 2 ऐसे निकलते हैं, बट आईसीआई बाद में करेक्ट कर देता है। तो 11th का आंसर आईसीआई ने जो निकाला है वो आपका डी निकाला है। अगर आप फर्क देखोगे 576 और 486 में, तो वो बन रहा है आपका 90,000 का, जो कि आपका सप्लाई का ये वाला अमाउंट बन सकता है। तो शायद आईसीआई ने यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कुछ और कंसीडर किया है, मुझे नहीं पता क्यों, बट इसका मेरे हिसाब से जुलाई ही आना चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, 3 डेट्स में से सबसे अर्लीस्ट आपको लेनी होती है आरसीएम के केस में, तो वो आपकी रिसीट ऑफ गुड्स की आने वाली है, और वो क्लियरली 25 जुलाई को गुड्स रिसीव हो चुके थे। तो इन माई ओपिनियन इट शुड बी ए। क्या पता, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आईसीआई इसको करेक्ट कर देगा, मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। Amount of ITC available to Shivam Trader against hotel booking expenses nil. And would there be any change if hotel is located outside Rajasthan? क्या फर्क पड़ता है? पार्टनर की बेटी की शादी है भाई, कोई आंसर चेंज नहीं होगा, नील ही रहेगा। नील, there will be no change even if hotel is located outside Rajasthan. तो 12th का आंसर ए बनेगा। आगे आ जाओ। What is the time limit for issuance of show cause notice in respect of GST inadvertently charged and collected on goods in July, assuming Shivam Traders did not deposit the same with the government? अगर आप ऐसा कोई जीएसटी कलेक्ट करते हो और 3 महीने से ज्यादा you do not deposit, that becomes an offense. Okay, that becomes liable to penalty. Post that you can be issued show cause notice. And section number 76 में clearly लिखा गया है कि वो वाला show cause notice आपका कितने भी टाइम तक आ सकता है। show cause notice की there is no time limit. There is no time limit. एंड उसके बाद जो उसका ऑर्डर आता है एडजुडिकेशन का, वो विद इन 1 ईयर आता है। तो शो कॉज नोटिस के लिए देयर इज नो टाइम लिमिट। आपका आंसर क्लियरली बनेगा यहाँ पे सी।
तो यहाँ पे आपको 73 74 का दिमाग नहीं लगाना था। ओके, तो 13 का आपका आंसर बनेगा सी, 13 का आंसर बनेगा सी। अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं, फटाफट देख लेते, आ जाओ। X and Sledge imported a consignment from US by sea. Value of consignment 750. Total duty was 150. Company filed bill of entry for home consumption, but before inspection and clearance for home consumption, the goods were damaged. PO has also agreed about the damage. Value of goods has come down to 150. कुछ नहीं करना है यार, इसके अंदर तो 750 से जितना रिडक्शन हुआ है उतना ही आप ड्यूटी से भी रिडक्शन दिखाओ, वो अमाउंट आपका 30,000 आएगा। इसमें कुछ भी नहीं था, बस सामने था इसलिए मैं करा दिया। 14 का आपका बी बनेगा, मतलब जितना वैल्यू यहाँ से गिर रहा है, जितना वैल्यू गिरी उतना ही मेरा ड्यूटी भी गिरता है, ठीक है, उतना आपका काइंड ऑफ ये अबेटमेंट आपको मिल जाती है, उतना ड्यूटी आपकी कम हो जाती है। इस वाले में फिर से आईसीए ने गड़बड़ करी है, ये मैं आपको मटेरियल से भी दिखा दूंगा। परिधि लिमिटेड सेंड सर्टेन गुड्स अब्रॉड फॉर रिपेयर। इट हैज बीन एडवाइज्ड बाय देयर कंसल्टेंट दैट दे विल हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी, बीसीडी, आईजीएसटी जो भी है, ओनली ऑन द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, only on the fair cost of repair, cost of material used in repair, whether such costs are actually incurred or not, freight and insurance both way on re-import of goods। ये क्या इन्होंने एडवाइस दी है वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। We studied this under section number 20 Customs Act read with the concessions, बिल्कुल करेक्ट है। अब बस वो कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दे आर फुलफिलिंग फॉलोइंग कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दी है। पहला क्या दिया है, मतलब 3 कंडीशन देने के बाद वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द अबव मेंशन्ड कंडीशंस इज और आर करेक्ट। The re-importation is done within 3 years from the date of export or if time extended within 5 years। सर ये ना पहले हुआ करता था, अब ये 5 years हो चुका है। ओके, एंड आई विल शो यू दिस फ्रॉम मटेरियल। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट कंडीशन नाउ, द टाइम लिमिट इज 5 year। Exported re-imported goods are same, this is absolutely correct। Second one is correct। Ownership must not have changed when you send for repairs, this is also correct। तो आंसर 2 and 3 आना चाहिए, लेकिन आपके आईसीआई ने बी की जगह इसको ए मार्क किया है। मैं आपको एक बार फटाफट से मटेरियल भी दिखा देता हूँ। ये रहा आपका वो कंसेशन, ये रहा आपका वो कंसेशन कि आपको फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर पे करना है। दिस इज योर मे 25 स्टडी मटेरियल एंड टाइम लिमिट अगर आप देखोगे तो टाइम लिमिट इज 5 years एंड दिस इज गिवन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स मतलब ये अमेंड हुआ था, ठीक है, तो ये 5 years हो चुका है, 3 years नहीं है। सो यहाँ पे इन्होंने जो 3 years दिया है, ठीक है, दिस शुड नॉट बी, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज 5 years एंड 5 years के आगे आपको एक्सटेंशन मिलता है। ओके, सो ये 2 में थोड़ा इश्यूज था, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ डिस्क्रिप्टिव के जितने भी पूरा क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या गलतियां होने के चांसेस है, वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव इन्वेस्टेड 32 मिनट्स अप्रॉक्स, और 25-30 मिनट्स कर लेंगे, ठीक है। जो कर रहे हैं अच्छे से करते हैं, इसीलिए जो भी क्वेश्चंस के पॉइंट है आई विल क्विकली डिस्कस। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने बहुत ही अजीब दिया, कुछ भी ढंग से नहीं पूछा है इसके अंदर। आई विल टेल यू, दिखा देता हूँ एक बार। Rajanath Private Limited registered in GST in UP. It is engaged in 3 products, Theta, Delta, Omega. Factory located in UP. Theta and Delta are taxable, whereas Omega is exempt. Besides, it also supplies cigarettes from the factory located in Kanpur and it owns a petrol pump. तो इसमें से ये वाला नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। सिगरेट इज नॉट नॉन टैक्सेबल, सिगरेट इज टैक्सेबल। इट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन सर्टन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इन्होंने लिस्ट दे दी है पूरी, और मेन देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। With the help of above mentioned information, compute the gross GST liability of this company for August on outward supplies made by it. Assume GST rate is 12% on goods and 18% on services. Exports, if any, have been made by furnishing LUT without the payment of IGST. This is other than distinct or related person. तो जो नॉर्मल एक्सपोर्ट करे अनरिलेटेड को, वो LUT में गए, मतलब वहाँ पे मैंने IGST का पेमेंट नहीं किया। और मुझे प्रॉब्लम इस चीज से कि 14 मार्कर, मतलब ऑब्वियसली इफ इट कम्स इट इज इजी, राइट। क्वेश्चन में इतना शायद इजी नहीं आएगा आपके पेपर में। इन्होंने सिर्फ आपसे ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी पूछी है, आपसे आईटीसी का कैलकुलेशन नहीं करवा रहे यहाँ पे। यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट द आईटीसी, सिर्फ ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी। तो यहाँ पे कई बच्चों को एकदम से याद आएगा कि सर यहाँ पे जो शेयर्स वगैरह परचेज सेल किया है, बिल्डिंग सेल करी है, इसका कहीं ना कहीं वो रूल नंबर 42 में इंपैक्ट आता है ना। रूल नंबर 42 ब्लॉक क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट के केस में इंपैक्ट आता है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई लेने होते हैं, वो सब आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। दे आर गिविंग यू इन्फॉर्मेशन टू मे बी फील यू एक्साइटेड कि अरे हाँ ये सब करना है, लेकिन करना ही नहीं है। सवाल ने सिर्फ लायबिलिटी पूछी है, सवाल ने मेरे से नेट लायबिलिटी नहीं पूछी, ग्रॉस लायबिलिटी पूछी है, वो भी सिर्फ मेरे आउटवर्ड सप्लाईज की, वो भी मेरे आउटवर्ड सप्लाईज की। तो आपको कोई इनवर्ड का आरसीएम भी इग्नोर करना है। This is very important to understand the terms which I had discussed in the question 1 video. Okay? चलो, तो मैं इसके आपको सिर्फ एक बार दिखा देता हूं, इसमें कुछ है नहीं वैसे करने वाला। जो भी 2 टैक्सेबल है उस पर टैक्स लगा देना, यहाँ पे कोई इशू आएगा नहीं। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट वाली एंट्रीज बता देता हूँ।
एक्सपोर्ट ऑफ कंसल्टेंसी दिखाया है और बोला है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट मेड टू नेपाल बेस्ड कंपनी ऑफ ₹5 लाख, पेमेंट इज रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन होती है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। उसके अंदर वन ऑफ द कंडीशंस होती है दैट द पेमेंट शुड बी रिसीव्ड इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट इन आईएनआर वेरेवर परमिटेड, एंड गाइस नेपाल इज वन ऑफ द केस जहां पे आईएनआर परमिट किया गया है। ओके तो यहाँ पे देख के ऐसे मत बोलना कि सर 5 लाख एक्सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल एक्सपोर्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बिल्डिंग इज नॉट अंडर जीएसटी, बिल्डिंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये कोई अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने जो कंडीशन दी है देखो, एंटायर कंसिडरेशन रिसीव पोस्ट इशुएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग वाज ऑक्यूपाइड देयर आफ्टर। तो ये शेड्यूल नंबर 2 को जरा आप याद करो और वहां पे आपको याद आ रहा होगा कि सर ये मेरी कंप्लीटेड बिल्डिंग है, दिस इज नीदर अब ये मेरा सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स नहीं बनेगा, तो यहाँ पे जीएसटी का इंपैक्ट नहीं आएगा। बाकी इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट होता है। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज। चलो कितना अच्छा फ्लो बन जाता है ना। सप्लाई ऑफ सिगरेट्स जीएसटी लेविड एट 28%, अभी आपको स्पेसिफिक रेट लेना पड़ेगा। और इसमें लिखा है इंक्लूडिंग द एक्साइज ड्यूटी ऑफ 12,50,000। अब सर एक्साइज को इसमें से माइनस करना है क्या? आंसर इज नो। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर ए ने मुझे क्या बोला है? ऑल द टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, ऑल दोज विच आर नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी आर कवर्ड अंडर द टैक्सेबल सप्लाई। वो टैक्सेबल वैल्यूएशन का पार्ट बनते हैं और उस पर जीएसटी लगता है, तो ये आपको कोई माइनस नहीं करना, इसके ऊपर जीएसटी लगा देना पूरा। पेट्रोल और डीजल पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम देवी प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश, इट हैज स्पॉन्सर्ड द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। अब स्पॉन्सरशिप में अमाउंट रिसीव फ्रॉम समवन एल्स, मतलब आई एम द सप्लायर, रेसिपिएंट ईदर बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म, देन आरसीएम अप्लाइज। तो इस वाले में आपका आरसीएम लग जाएगा, तो ये मेरी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी नहीं है। ओके, आउटवर्ड सप्लाईज में ये मेरा लायबिलिटी नहीं आएगा। बस इसमें और कुछ नहीं है, नहीं सॉल्व करो तब भी चल जाएगा, बस मल्टीप्लीकेशन ढंग से करना है कैलकुलेटर पे। मेजर एंट्रीज आई हैव डिस्कस्ड। अगला क्या पूछ रहे आओ? ट्रेविस, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रूफिंग शीट्स, इज हैविंग 1,60,000 एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। कभी भी लेना मत भूलना पेपर में, ओपनिंग बैलेंस जनरली इग्नोर हो जाता है जल्दबाजी में। आगे क्या है? He provides following information with respect to goods services procured during the month of June. Input tax is 40,000 for raw material. It is used in making both taxable and exempt. तो यहाँ पे आपको वो into E upon T करना पड़ेगा, common credit का simple. Input tax on catering services from Hari Caterer in connection of his housewarming ceremony, ITC block. Input tax on raw material used exclusively in manufacture of exempt supply of 2 lakh is 20,000. यहाँ पे सवाल रीड करने के बाद एक डाउट आता है, नीचे दिया देखो टोटल टैक्सेबल टर्नओवर इज 60 लाख। सवाल आएगा अरे सर टैक्सेबल टर्नओवर तो दिया लेकिन एग्जेम्प्ट नहीं दिया। वो दिया है बेटा जी, इस वाले पार्ट में रीड करो। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ 2 लाख इज 20। तो दिस 20,000 इज दैट जीएसटी विच इज लेविड एंड 2 लाख इज द एग्जेम्प्ट टर्नओवर। तो एग्जेम्प्ट इज 2 लाख, टैक्सेबल इज 60। और ऑब्वियसली व्हेन समथिंग इज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रही है चीजें? इनपुट टैक्स ऑन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री इज 30,000। इसके ऊपर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोई इंजरी ट्रॉमा, तो वो सब नहीं है, तो इसका आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाएगा। इसका भी आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाएगा। यस, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, इस वाले पे वो टर्नओवर का रेशियो लगा देना, मतलब 40,000 इंटू 2 लाख अपॉन 62, क्योंकि ये 60 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये जो 2 अपॉन 62 है ये इतना आपका खत्म हो जाएगा, मतलब दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू exempt, so this is ineligible. तो 40,000 into 2 divided by 62, तो 1290 आपको नहीं मिलेगा, बैलेंस आपको मिल जाएगा। ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा और ये भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं इसका। 2 का ए पे आओ बस, तो ठीक है, ये देखो 1290 आपका रिवर्सल में जाएगा, मतलब इनएलिजिबल पोर्शन। अब या तो आप नेट आईटीसी ले लो या तो आउटपुट में ऐड कर दो, चलेगा। और बस वही वाला है, बाकी सारे आपके ब्लॉक हो जाएंगे। यस, डन। बाकी इसमें कुछ नहीं है। टैक्सेबल टर्नओवर जो है इसका आपको जीएसटी निकल जाएगा। व्हाट आर दे आस्किंग? कंप्यूट द आईटीसी क्रेडिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इन्होंने सवाल क्या पूछा है, पे अटेंशन प्लीज। आईटीसी क्रेडिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो क्रेडिट कौन सा होएगा? क्रेडिट आपका कॉमन क्रेडिट भी होएगा, 40,000 will also be credited, और जो 1290 वाला कैलकुलेशन है उतना बाद में रिवर्स हो जाता है। समझे आप? तो कॉमन क्रेडिट एंड एक्सक्लूसिवली अवेलेबल क्रेडिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर।
ब्लॉक क्रेडिट्स एक्सक्लूसिवली नॉट अवेलेबल क्रेडिट्स, दे आर नेवर क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और वो पूछ रहे नेट जीएसटी पेबल, तो 60 लाख के ऊपर जीएसटी ले लेना, यस, प्लस कर देना 1290, माइनस कर देना 40,000। वही क्या होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये आपका जीएसटी लिया, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिया, 40,000 का आईटीसी लिया क्योंकि ये क्रेडिट हुआ था, और 1290 का रिवर्सल दिखा दिया, आपका अमाउंट आ जाएगा। वो सारा इजी है, बस थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स पॉसिबल है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एसओपी एंड कंपनी इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूके, ये वैल्यूएशन का सवाल है, हमेशा एक आना ही आना है 4 नंबर का, इसमें भी 4 नंबर का ही आया है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू। आई विल जस्ट कवर एक दो एंट्रीज। एयर का फ्रेट है तो 20% का लिमिट चेक करना। इंजीनियरिंग डिजाइन चार्जेस वेन एवर दे आर पेएबल आउटसाइड इंडिया तो ही आपको ऐड करने, यहाँ पे यूके में तो वो ऐड हो जाएंगे। बाकी लाइसेंस भी है, ठीक है, कंडीशन फॉर सेल की तरह है तो इट विल बी इंक्लूडेड। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड इन यूके बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट 20,000, इसको ऐड करना मत भूलना, ये भी आपका ऐड होगा, ये भी आपका ऐड होगा। इसका लॉजिक क्या होता है, क्योंकि सर ये मैंने फ्री में सप्लाई किया इसीलिए उसने मेरे से कम चार्ज किया, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अभी कम है, तो यू हैव टू ऐड। इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है, बाइंग कमीशन इज नेवर इंक्लूडेड, ओके, ये हमेशा एक्सक्लूड होनी है। बस इंटरबैंक रेट नहीं लेना होता, सीबीआईसी का रेट लेना होता है। बाकी इन्होंने क्या बोला है देखो, इंपोर्टर चार्जेस, इंपोर्टर पेड 5,000 टुवर्ड्स डीमरेज चार्ज फॉर डिले इन क्लियरिंग द मशीन फ्रॉम एयरपोर्ट, विल दिस बी इंक्लूडेड? आंसर इज नो, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। व्हाई? बिकॉज दिस इज समथिंग लेविड आफ्टर द इंपोर्ट इज कंप्लीट। जब आपने उसको माल उतार दिया है सीआईएफ के बाद, सीआईएफ तक अपने को लेनी होती है वैल्यू, सीआईएफ के बाद वाला सब एक्सक्लूड होता है। तो ये तो माल आपने उतार दिया था, एयरपोर्ट पे चार्ज लगा है डीले के ऊपर, तो ये आपका पार्ट नहीं बनता वैल्यूएशन का। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये एक नोटिफिकेशन के ऊपर है जो हम सप्लाई चैप्टर में करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं इसका बता देता हूँ क्या हिसाब है। एक हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा क्योंकि बहुत सिंपल है, सबने किया होगा, चाहे मेरे से पढ़ाओ किसी और से पढ़ाओ, एवरीवन नोज दिस आंसर, पर मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। और एक डॉक्टर है, ये एक पेशेंट है, ठीक है, ये डॉक्टर हॉस्पिटल के पेरोल पे नहीं होता है, ठीक है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कंसल्टिंग का। तो ये यहाँ पे आते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल में आएंगे, डॉक्टर साहब इनको ट्रीट करेंगे। लेट्स से टोटल 10,000 रुपीज का बिल आया, हॉस्पिटल ने 2500 रिटेन किया और आगे 7500 जो है वो डॉक्टर को पे कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा जीएसटी ऑफिसर्स ने बोलना स्टार्ट किया कि ये 2500 वाला इट इज नॉट रिलेटेड टू मेडिकल, ये हेल्थ केयर नहीं है, क्योंकि ये तो रिटेन किया जाता है अपने एडमिन खर्चे वगैरह, सर्विस जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसके लिए, ये तो उनका कट है। और 7500 भी टैक्सेबल है, क्यों? क्योंकि ये जो है डॉक्टर डायरेक्टली इनके साथ लिंक नहीं है, ये तो इसके थ्रू कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्वेरीज रेज हुई थी, ओके, उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन आया था। हमने बोला भैया ये सारा हेल्थ केयर है, दिस इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, ठीक है। आप यहाँ पे इनका इशू चेक कर सकते हो, दीज डॉक्टर्स एंड हाउएवर ये देखो, the money actually charged by the Mohan Medical Center from the inpatient is higher than consultancy charges paid to the higher doctors। तो वो कह रहे थे 7500 पे कर रहे हो तो फिर 10,000 क्यों चार्ज कर रहे हो? कोई बात नहीं है तो पूरा हेल्थ केयर ही ना। सी द डिफरेंस अमाउंट रिटेन बाय द हॉस्पिटल, दैट इज रिटेंशन मनी, इन माय एग्जांपल 2500 includes charges for ancillary services such as nursing care, infra, paramedic care। दूसरा फिर देखो, डिपार्टमेंट took a stand that senior doctors and consultants are providing service to the Mohan Medical Center and not to the patient। वो कह रहे हैं ये जो डॉक्टर ने सर्विस दी है ना, ये इनडायरेक्टली दी ना, डायरेक्टली नहीं दी, तो ये तो हॉस्पिटल को दे रहे हैं, पेशेंट्स को तो दे ही नहीं रहे, और मेडिकल हेल्थ केयर तो आपको पेशेंट्स को देना चाहिए। लॉ ने बोला क्लैरिफाई कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये पेरोल पे नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सर्विस तो इन्हीं को दी जा रही है ना थ्रू द हॉस्पिटल, ओके, ये इन्हीं को तो ट्रीट कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में तो जाते हो, ये पूरा हेल्थ केयर के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाता है बस। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जीएसटी लगना चाहिए रिटेंशन मनी पे भी, और उन्होंने बोला डॉक्टर वाला हेल्थ केयर ही नहीं है तो जीएसटी लगाओ। नो, द डिपार्टमेंट स्टैंड इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, द डिपार्टमेंट स्टैंड इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। मिस्टर सुमित अवस्थी ये इंटीरियर डेकोरेटर है, ही प्रोवाइड्स द प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर मनीष इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज 2 इमूवेबल प्रॉपर्टीज, डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ जो सप्लायर है वो है दिल्ली, और ये जो रेसिपिएंट है मनीष परीक, एक बार महाराष्ट्र के एक बार न्यूयॉर्क के हैं। तो जब वो महाराष्ट्र के हैं तो सेक्शन लगेगा आपका 12 सबसेक्शन 3, और जब वो न्यूयॉर्क के हैं तब आपका लगेगा सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 में अगर आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो जाती है, जैसे इस केस में न्यूयॉर्क है, तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई शिफ्टेड टू द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो आपका महाराष्ट्र आंसर बन जाएगा। लेकिन 13(4) में ऐसा कुछ नहीं लिखा, जहां पे प्रॉपर्टी है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। प्रॉपर्टी पेरिस की है तो आपका आंसर बनेगा पेरिस, आंसर विल बी फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो
नेक्स्ट पे आओ, प्रोविजनल ड्यूटी का सवाल है। अगेन वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन, मैंने सुपर 40 में भी पिक किया था, तो फिर भी चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। विनायक कंपनी इंपोर्टेड गुड्स वैल्यूड एट 10 लाख वाइड बिल ऑफ एंट्री प्रोड्यूस्ड बिफोर पीओ ऑन 15 December ऑन विच डेट द रेट वाज 20%. पीओ डिसाइडेड दैट गुड्स शुड बी सब्जेक्ट टू केमिकल और अदर टेस्ट एंड सेम वर प्रोविजनली असेस्ड. कस्टम्स के अंदर जो आपका प्रोविजनल असेसमेंट लगता है सेक्शन नंबर 18 का, उसके अंदर बस एक ही ध्यान रखना है, कल को अगर पैसा ड्यू निकलता है तो जो इंटरेस्ट लगेगा दैट विल बी फ्रॉम फर्स्ट डे, दैट विल बी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, बस, और कोई गलती नहीं करनी. तो इसमें जो आगे अगर इंटरेस्ट लगा तो आपका लगेगा दिसंबर के फर्स्ट मंथ से, मतलब फर्स्ट डेट ऑफ दिसंबर से. ठीक है, तो इन्होंने 10 लाख की असेसमेंट करी है, कंपनी ने 2 लाख रुपए की प्रोविजनल ड्यूटी पे करी है. आगे इट वांट्स टू पे प्रोविजनल ड्यूटी वॉलेंटरीली ऑफ 150 ऑन 20th Jan. इसका क्या मतलब होता है, उसने प्रोविजनल ड्यूटी तो पे कर दिया, कब पे किया इन्होंने, पे किया ये जो भी है दिसंबर मंथ में, 15 दिसंबर को जो भी ये हुआ प्रोविजनल उसने पे कर दिया, लेकिन जनवरी में उसको लग रहा है कि शायद और ड्यूटी निकलने वाली है तो 150 पे करके छोड़ देता हूं ताकि कल को इंटरेस्ट कम लगे. कैन विनायक प्रोविजनली पे द ड्यूटी एंड व्हाट आर द कंडीशंस? यस, बेसिक सेक्शन नंबर 18 लगा देना, जो भी है उसका बॉन्ड वगैरह साइन करके 18 के अंदर प्रोविजनल ड्यूटी इज अलाउड. Determine the amount of interest payable if any under section 18 assuming that the payment of 150 as stated above was made on 20th Jan. तो देखो ये आपका टाइमलाइन है, 1 दिसंबर से आपका इंटरेस्ट लगेगा और पेमेंट 150 की हुई है 20th Jan को, एंड फाइनल ड्यूटीज असेस्ड ऑन 31st Jan एट 4 लाख. तो टोटल 4 लाख हुआ, हमने 2 लाख पे कर दिया तो डिफरेंस कितना बन रहा था 2 लाख, लेकिन 2 लाख में से 150 मैंने 20th Jan को पे कर दिया है. दिस इज द फाइनल अमाउंट, दिस इज नॉट द 4 लाख इज नॉट समथिंग आई नीड टू पे मोर, 4 लाख इज द टोटल आउट ऑफ विच 2 लाख वाज पेड ओरिजिनली. बैलेंस 2 लाख में से मैंने यहां पे 150 पे किया और मैंने 50,000 यहां पे किया. बेसिक लॉजिक है यार, 4 लाख मेरा टोटल निकला है, देखो ना. फाइनल ड्यूटी इज 4 लाख, बैलेंस ड्यूटी इज पेड ऑन सेम डे, बैलेंस मतलब 50,000, क्योंकि 1,50,000 तो मैंने पे कर दिया था 20th Jan को वॉलंटरीली. तो बस इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है. 150 पे जो इंटरेस्ट लगेगा, 150 पे जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो इस पीरियड के लिए लगेगा, दिसंबर के 31 डेज प्लस जैन के 20, मतलब 51 डेज. ठीक है, 15% का आपका इंटरेस्ट लगेगा इंटू 51 अपॉन 365. और जो ये जो 50,000 है इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा सर, ये वाला अमाउंट के लिए पूरा यहां तक, तो 51 में आपको ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 31 दिसंबर के हो गए प्लस 31 आपके जैन के हो गए, तो 62 डेज के ऊपर लग जाएगा. इसके ऊपर दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, 51 और 62 डेज आपके लग जाएंगे, 51 और 62. ये देखो 51 और 62, 150 पे 50,000 पे 15% का इंटरेस्ट रेट है, वो गलत मत लेना. चलो आगे आ जाओ. अब ये तो कुछ नहीं है यार, दिस इज अ वेरी वेरी, मतलब नहीं आएगा ऐसा सवाल, ठीक है, नहीं आएगा आपके पेपर में, बहुत मुश्किल ऐसा सवाल आना, इतना इजी है. जीएसटी रिटर्न बिलेटेड फाइल हुई है, 60 डेज का डीले है, और क्या क्या डेटा है देखो, आउटपुट टैक्स, आरसीएम, इनपुट टैक्स और टैक्स पेड थ्रू ई कैश लेजर. इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, जो ये आपका अमाउंट बन रहा है 218, 262 और 262, दिस इज योर अमाउंट पेड थ्रू ई कैश लेजर. ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा देखो, 450 जो है उसमें से आप 250 माइनस करो, कितना बचा 2 लाख, और आरसीएम का अमाउंट आपको कैश में पे करना होता है तो 2,18,000. नेट अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगता है, आईटीसी के ऊपर नहीं, इंटरेस्ट लगता है, आईटीसी के ऊपर नहीं लगता. इंटरेस्ट इज लेविड ऑन नेट पेमेंट, नेट लायबिलिटी नॉट ग्रॉस लायबिलिटी, तो इनके ऊपर आपका जो है इंटरेस्ट लग जाएगा. ठीक है जी, 18% का. और नीचे पूछ रहे व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द एंटायर टैक्स हैज टू बी पेड थ्रू ई क्रेडिट लेजर एक्सेप्ट आरसीएम. नहीं बोलते अगर ये लास्ट वाली बात, तब भी मुझे ध्यान रखना है कि जो आरसीएम का अमाउंट होता है वो हमेशा आपको कैश के थ्रू पे करना होता है. यू कैन नॉट यूज आईटीसी, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट योर आउटपुट टैक्स. ओके, तो उस केस में आप इस पे निकाल लेना इंटरेस्ट, 18, 32 और 32. क्या करोगे, 18 इंटू 18% इंटू 60 अपॉन 365, बस 60 डेज क्लियरली है, मतलब कुछ नहीं सोचना यार इसके अंदर. और यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि आफ्टर 60 डेज तो वो 61 लेना है, क्या नॉर्मल 60 दिया है, 60 के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ. अगला सवाल, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अवकाश एंटरप्राइजेस डिटरमिन द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन.
आ जाओ, ये कहा कि है राजस्थान। सेल ऑफ डीजल ऑन विच वैट इज लेविड, क्या ये पार्ट बनेगा टर्नओवर का? बिल्कुल बनेगा। नॉन टैक्सेबल इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ अवकाश डायरेक्टली बाय प्रिंसिपल बाय डिक्लेयरिंग द प्लेस ऑफ अवकाश एज इट्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये बनेगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल, नॉट मी। प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई मार दी है, तो दैट इज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल। ये भी डिस्कस हुआ था एग्रीगेट टर्नओवर के जीएसटी शॉर्ट में, तो ये मेरा सप्लाई नहीं बनेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का सप्लाई बनेगा? बनेगा। सप्लाई टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द राजस्थान, एपीओबी अगर आपने डिक्लेयर किया है तो दैट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो एक स्टेट में 2 ऑफिस है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लूंगा तो डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट किक इन हो जाएगा, लेकिन अगर वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर हुआ है इन माय रिटर्न, देन दिस विल नॉट बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड दिस विल नॉट बी अ सप्लाई। डिस्टिंक्ट पर्सन होता तो सप्लाई बन जाता शेड्यूल नंबर 1 में, पैराग्राफ नंबर 2 में, यस, तो वो सप्लाई बन जाता, यहाँ पे सप्लाई वो नहीं बनेगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट अंडर आरसीएम, तो यह है तो मेरा ही टर्नओवर ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय एग्रीगेट टर्नओवर। तो इसमें 3 अमाउंट्स आएंगे आपके, 1, 5, 6 और 1, 7, तो आपका 7 लाख का टोटल टर्नओवर आना चाहिए, 7 लाख का टोटल टर्नओवर आना चाहिए। अब यहाँ पे हालांकि देखो उन्होंने क्या बोला है, जीएसटी एक्सक्लूडिंग ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रीजंस, ये भी ठीक है। इन द आंसर व्हाट दे हैव डन, दे हैव एनालाइज्ड द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आल्सो, which I feel is wrong. Why? Because the question has clearly told me only to determine the aggregate turnover. They have not asked me कि registration की requirement क्या है। तो पेपर में अगर हो सके just to avoid any mismatch with the ICI answer, आप यहाँ पे इसका registration के बारे में भी लिख देना। Although the turnover is not crossing the threshold, लेकिन जब आप interstate supply मार लेते हो, export is an interstate supply, you fall under mandatory registration section 24। तो आप लिख देना कि registration की requirement पड़ जाएगी। पूरा एग्जॉस्टिवली लिखने का टाइम ना मिले तो छोड़ देना, क्योंकि ऐसे सवाल ने पूछा नहीं है मेरे से रजिस्ट्रेशन का, सिर्फ बोला एग्रीगेट टर्नओवर, तो वो मैं निकाल दूंगा अलोंग विद रीजनिंग, और एक एक जो आइटम्स है उसका 5 नंबर का दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर दिया तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, एक बार उसको रीड कर लेना कि क्या लिमिट्स वगैरह लगती है। लिमिट्स मतलब गुड्स का कर रहे हो, गुड्स प्लस सर्विसेज कर रहे हो या सिर्फ सर्विसेज कर रहे हो, तो क्या लिमिट्स लगती है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 10, 20, 40 वाला, ओके। और ये कोई स्पेशल स्टेट तो है नहीं, 10 वाला नहीं लगेगा इसके अंदर, चलो। बट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाली बात अगर लिखोगे तो इट विल बी गुड इस वाले के लिए, सेक्शन 24। आगे आ जाओ, डिटरमिन द टोटल ड्यूटी पेबल, ये कुछ नहीं है यार, आई एम नॉट डूइंग दिस हियर, सेफगार्ड ड्यूटी है, देयर इज नो नथिंग टू बी अप्लाइड, कोई माइंड नहीं लगाना इसके अंदर, बस 5% एक्सीड कर रहा है मतलब 3% से ज्यादा है तो इसके अंदर सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगी असेसेबल वैल्यू के ऊपर। एंड एक चीज, जब बीसीडी लगाओगे तो उसके ऊपर सेस जो अपना सरचार्ज लगता है एसडब्ल्यूएस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो लगाना मत भूलना, क्योंकि एसडब्ल्यूएस के बारे में अलग से बोला नहीं जाएगा, बट भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, इवन इन सुपर 40, इवन इन डिफरेंट क्वेश्चंस, बहुत अलग अलग वीडियोस में हमने कवर किया है। अगर आप कोई भी अमाउंट कलेक्ट करते हो एज द जीएसटी, आई होप यू रिमेंबर दिस राइट, कलेक्ट करके हमने जीएसटी नहीं पे किया, तो उसमें आपको सबसे पहले बात लिखनी है कि अगर आप अमाउंट कलेक्ट करके पे नहीं करते हो तो you are not paying that for more than 3 months in order to be an offense, ठीक है। this is covered under section 132 prosecution criminal proceedings। अब यहाँ पे देखो पहले वाले में 245 कलेक्ट किया है लेकिन डिपॉजिट किया है 241, तो सिर्फ 4 लाख ही रिटेन किया है, तो यहाँ पे सिंस इट इज 4 लाख तो यहाँ पे आपका कोई अरेस्ट का प्रोविजन नहीं लगने वाला, ओके, अरेस्ट का प्रोविजन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फॉल्सिफाइड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये आपका एक अलग ऑफेंस है जिसके अंदर आपको अप टू 6 मंथ्स की जेल, फाइन या फिर बोथ लग जाएगा। अगले वाले में 550 लाख आपने कलेक्ट किया लेकिन डिपॉजिट किया 30, नो दिस इज क्रॉसिंग योर 2 CR एंड दिस 550 माइनस 30 इज 520 lakhs। जब 5 करोड़ से ज्यादा अगर अमाउंट इन्वॉल्व हो तो आपको 5 years की जेल एंड फाइन होने वाला है। प्लीज एंड और ये सब चीजें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी, ये चीज आपको देखनी पड़ेंगी, अगर जरूरत पड़ेगी लगे तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेना, क्वेश्चन एज सच टफ नहीं है। स्टिल आई एम रिकॉलिंग ऑल द प्रोविजंस, यहाँ पे जब मैंने बोला फॉल्सिफिकेशन 6 months और फाइन और बोथ, यहाँ पे 5 years एंड फाइन, ठीक है, ओके। और ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन विद रिगार्ड टू पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस, व्हाट वुड बी द पोजीशन फॉर रिपीट ऑफेंसेस। यहाँ पे एक और चीज, जब आपका ये 5 करोड़ के ऊपर चला जाता है सो दिस विल बी नॉन बेलेबल, मतलब कॉग्निजेबल, ओके। और रिपीट करोगे अगर ऑफेंस तो रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, अगर आप ऑफेंस रिपीट करते हो चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट यू विल बी
अंडर द यू कैन फेस द चार्जेस अप टू 5 years इन जेल एंड फाइन। एंड फाइन कितना लगेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। पेनल्टी वर्ड यूज नहीं करना है, फाइन यूज करना है सेक्शन 132 में। डोंट कमिट मिस्टेक्स। वो कह रहे हैं आप अज्यूम करो कि प्रूव हुआ है, ऑब्वियसली तभी तो मैं आंसर निकालूंगा। अगला है आपका प्री डिपॉजिट, देख लो। इन एन ऑर्डर डेटेड 20th August, जॉइंट कमिश्नर हैज कंफर्म द IGST डिमांड ऑफ 280 CR। कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर अमाउंट। अगर कुछ एडमिट कर लेती तो वो पूरा का पूरा 100% में चला जाता है प्री डिपॉजिट में। इट वांट्स टू नो द प्री डिपॉजिट फॉर मेकिंग एन अपील बिफोर एपेलेट अथॉरिटी। तो 10% और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर 28 लग जाएगा। Assuming appellate authority also confirms the order of joint commissioner and company wants to file an appeal before appellate tribunal, कितना प्री डिपॉजिट? फिर 20%, 56 और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। ठीक है, 50 और 100 क्यों? क्योंकि IGST की बात हो रही है। CGST और SGST में वो डबल डबल हो जाता है। तो 28 और 56 कोई कुछ मजा नहीं है इसमें, मतलब कुछ अलग से नहीं पूछ रहे ज्यादा। Conditions required to be fulfilled by importer to make the imported goods eligible for the preferential rate of duty prescribed by the central government under notification under section 25। इसमें 4 कंडीशंस आती है, जिसको याद है उसको याद है, यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं चलेगी। छोटा सा पार्ट है लेकिन हम करते हैं क्लास में, हमारे बुक में भी है। इफ यू वांट यू कैन सी द चैप्टर नंबर 1। तो एक होता है जनरल रेट, एक होता है प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट के लिए 4 कंडीशंस होती है, 4 नंबर के लिए आया है। पहला, आपको स्पेसिफिक क्लेम करना पड़ेगा कि आई वांट टू गो फॉर द दिस प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है। दूसरा, आपके गुड्स उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेफरेंशियल एरिया है वहां पे प्रोड्यूस होने चाहिए, उसका ओरिजिन वहां होना चाहिए। तीसरा, ये ओरिजिन डिटरमिन किया जाएगा रूल्स के हिसाब से। यस, ओके। एंड चौथा, ऑब्वियसली दैट एरिया शुड बी नोटिफाइड एज प्रेफरेंशियल एरिया अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सेक्शन ना याद रहे तो चलेगा, बस लिख देना कि वो नोटिफाई होना चाहिए, क्योंकि जब तक नोटिफाई नहीं होगा आप क्लेम नहीं कर सकते। अगला आप कुछ नहीं है, देख लो। TFT Private Limited declared insolvent by the order of court. And the same company is going under liquidation process. Advise the directors about the provisions for liability of GST in the case of company under liquidation. Chapter number 20 liability to pay बहुत बच्चे नहीं करते हैं, वहां से सवाल आता है 5-6 क्वेश्चन में जनरली। जो चैप्टर 20 से चैप्टर 24 जो मिसलेनियस है वहां से चीजें आती है। यहाँ पे क्या प्रोविजन लगेगा? जो लिक्विडेटर होता है उसको विद इन 30 डेज फटाफट से कमिश्नर को बताना होता है कि भाई ऐसा ऐसा केस चल रहा है, लिक्विडेशन चल रहा है, तो इस कंपनी के रिस्पेक्ट में क्या अमाउंट्स ड्यू है आप हमें बता दो ताकि हम आपको पे कर पाए। कमिश्नर 3 मंथ्स में रिवर्ट करता है। कोई अमाउंट अगर ना पे हो पाए तो इसके जो डायरेक्टर्स है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर द पेमेंट। यस, एंड अनलेस दे प्रूव दैट दिस नेग्लिजेंस ग्रॉस जो भी डिफॉल्ट हुआ है दैट इज नॉट ओइंग ड्यू टू आवर मिस्टेक, हम इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये 2-3 बातें जस्ट आपको जनरल मैनर में बताई कि कल को आप लिख पाओ पेपर में, बट हो सके तो प्लीज चैप्टर 20 और चैप्टर 24 एटलीस्ट एक बार देख लेना, यहाँ से बहुत डायरेक्ट सवाल आते हैं। Provisions with respect to rectification of error apparent on the face of record under section number 161। तो जो भी अथॉरिटी है जिसने ऑर्डर पास किया है वहां पे if there is any mistake apparent on the face of record, तो either it can be brought to the attention by any of the parties or it can do it on its own। 6 months का टाइम दिया जाता है ये करने के लिए, लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्लेरिकल मिस्टेक्स। ठीक है। एंड अगर उसके अंदर रेक्टिफिकेशन करते वक्त इफ समवंस लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, समवंस ITC इज बीइंग रिड्यूस, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उसमें फॉलो करने पड़ते हैं। चलो आगे आ जाओ। लिस्ट द केसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज टू बी वॉइड अंडर सेक्शन नंबर 81 ऑफ CGST। सिंपल बात है, अगर आपने अपने some amount is due, GST dues are there against you and still you transfer the property, then that is void, except in 2 cases। या तो you did not notice the amount is due and you transferred it in good faith for valuable consideration or you took the consent of the PO। लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, खुद पेपर में लिखा जा सकता है, 4 में से 2 नंबर तो ले ही जाओगे। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA, मैं एक FTP का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो दैट विल बी अप्रोक्स 30 मिनट्स वीडियो जहाँ पे मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटीज एरिया डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें ठीक है, ये जो आया है अब यहाँ पे कोई तुक्काबाजी नहीं चलेगी, जिसको आता है उसको आता है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज होती है, जैसे आपकी अकाउंटिंग फॉर इनपुट्स होता है, देन देर आर सर्टन आइटम्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड और स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के लिए दिए गए हैं। देन इट कवर्स री इम्पोर्ट, ये सिमिलैरिटीज बता रहा हूँ। देन इट कवर्स द कंसेप्ट ऑफ री इम्पोर्ट ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स, ये उसके बारे में कवर करता है। देन रियलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स, ये उसके बारे में बात करता है। इन 4-5 में देर आर सर्टन सिमिलैरिटीज इन बोथ द स्कीम बट देर स्टैंड सर्टन डिफरेंसेस एज वेल।
ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे जो एडवांस ऑथराइजेशन है उसमें वैल्यू एडिशन 15% का होता है, इसके अंदर 20% का होता है। एडवांस ऑथराइजेशन जो है उसमें एक्चुअल यूजर कंडीशन वो हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीएफआई में आपकी एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रीजन क्या होता है, एडवांस ऑथराइजेशन जो होता है इट इज ट्रांसफरेबल, इट इज सॉरी नॉट ट्रांसफरेबल, डीएफआई इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो ऐसे करके उसके कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं, जिसको आता है वो आता है, यहाँ पे आप तुक्का नहीं मार सकते। ठीक है, और क्या था इसके अंदर, जो आपका डीएफआई है इसके अंदर आपका सीओन होना चाहिए, दैट इज द स्पेसिफाइड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप फिक्स भी करवा सकते हो। एंड यस, ये कुछ आपके यू नो 2-2 मार्क्स, अगर आप 2-2 चीजें भी लिख दोगे तब भी आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, और 4-4 लिख दोगे तो और भी बेटर है। यस, सो ठीक है, ये था मेरे साइड से डिस्कशन। आई टुक अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स ऑफ योर टाइम। पेपर बहुत इजी था, एक ऑनेस्ट आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मुझे नहीं लगता इतना इजी पेपर वो आपसे पूछेंगे, पूछा तो सिली मिस्टेक्स के चक्कर में गलतियां मत करना, और ध्यान रखना सिंपल पेपर आता है तो सबके लिए आता है, उस टाइम अपने को थोड़ा सा और वी हैव टू बकअप कि हाँ सही से सारी चीजें जानी चाहिए, क्योंकि सबके लिए ईजी है। यस, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप दिस वॉज यूजफुल, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।